नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में आपके लिए लेकर हम आए हैं कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिसमें प्रेरकत्व L, संधारित्र C और ओमी प्रतिरोध R लगा हो, जिसे हम LCR परिपथ के भी नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। टॉपिक लंबा है, इसलिए वीडियो भी लंबा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात अंत में मैं जितने भी इस LCR परिपथ संबंधित जितने भी टॉपिक आपको मैं बताऊंगा, उसकी पूर्ण रूप से नोट्स इस वीडियो के अंत में आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे, ये निवेदन है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं हम LCR परिपथ। तो विद्यार्थियों, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इस चित्र में एक प्रतिधारा परिपथ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें एक प्रेरकत्व L, संधारित्र C और ओमी प्रतिरोध R किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ आपस में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यदि किसी क्षण इसमें आरोपित अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V हो, तो हम जानते हैं विद्यार्थियों कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा t, जहां V0 प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान या अधिकतम मान है। अगर विद्यार्थियों इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज कारण यदि इस परिपथ में प्रवाहित धारा अगर I हो, तो ओम के नियम से इस प्रेरकत्व L के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या उत्पन्न वोल्टेज को हम लिख सकते हैं VL बराबर I इंटू XL। अब यहाँ पर देखिए, ओम के नियम तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ओम का नियम होता है कि V बराबर IR, लेकिन हमने यहाँ पर V के नियम VL है, I की जगह में I है, लेकिन आगे में XL है। तो विद्यार्थियों, आपने पूर्व में इस अध्याय के अंतर्गत आप शुरू में पढ़े होंगे कि किसी परिपथ में प्रेरकत्व L लगा हो, तो उस परिपथ में प्रेरकत्व L के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं, उस प्रतिरोध को प्रतिरोध ना बोल करके हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, जिसे हम XL से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और XL का मान आप जानते हो कि होता है ओमेगा L। तो हमने यहाँ पर इस प्रतिरोध R के स्थान पर हमने XL का प्रयोग किया है। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसी प्रकार से क्या है विद्यार्थियों कि संधारित्र C के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या वोल्टेज क्या हो जाएगा, VC बराबर I इंटू XC। ठीक इसी प्रकार इस ओमी प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा, उसे हम लिख सकते हैं VR बराबर I इंटू R। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी परिपथ में केवल ओमी प्रतिरोध R लगा हो, तो उस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को हम R से ही व्यक्त करते हैं, उसको हम X से प्रदर्शित नहीं करते। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा विद्यार्थियों। ठीक है, अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि किसी परिपथ में प्रेरकत्व L लगा हो, संधारित्र C लगा हो और ओमी प्रतिरोध R लगा हो, तो ये विभवांतर जो होते हैं, इनके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होते हैं, वो धारा से कौन से कला में होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध R लगा हो, तो उस परिपथ में विभवांतर VR या वोल्टेज VR और धारा I समान कला में होते हैं, मतलब एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। लेकिन यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L लगा हो, तो उस परिपथ में जो प्रेरकत्व L के सिरों उत्पन्न जो वोल्टेज है VL, विभवांतर जो VL है, वो धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी प्रकार इस संधारित्र C के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर या वोल्टेज VC जो है, वो धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। और इस VL और VC का जो परिणामी होता है, ये होता है VL माइनस VC।
अब वी एल माइनस बी सब वी आर का परिणामी को यदि हम भी लें तो हम इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज की कल्पना करते हैं जिसका जो विकर्ण होता है बच्चों वो परिणामी वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं वो इस एलसीआर परिपथ के लिए कला आरेख को प्रदर्शित करता है और इसी कला आरेख के आधार पर ही हम इस एलसीआर परिपथ के परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, धारा का शिखर मान, कलांतर, औसत शक्ति व्यय, अनुनाद और अनुदित आवृत्ति, इस 7 पॉइंट हम इसी कला आरेख से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं परिणामी विभवांतर या परिणामी वोल्टेज का समीकरण क्या होगा किसी एलसीआर परिपथ के लिए। तो आइए सबसे हम पहले इसमें लेते हैं परिणामी वोल्टेज या विभवांतर। परिणामी वोल्टेज या इसको क्या कहेंगे, विभवांतर भी कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, इसमें वोल्टेज लिखेंगे तो भी एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चित्र में देखिए, मान लेते हैं कि वोल्टेज वी आर एवं वी एल माइनस वी सी का परिणामी विभवांतर या परिणामी वोल्टेज भी हो। तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज में एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे कि यदि यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि वोल्टेज वी आर एवं वी एल माइनस वी सी का परिणामी विभवांतर या परिणामी वोल्टेज भी हो तो यहां पर लिख सकते हैं तो कला आरेख से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, यहां पर लिख सकते हैं स्पष्ट है कि v स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं किसका उपयोग आपने किया है, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस हमने प्रमेय का यहाँ पर उपयोग किया है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने वी एल, वी सी और वी आर के मान को इस समीकरण में रख देते हैं। यदि हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से ध्यान देंगे तो यहाँ लिखेंगे वी एल, वी सी एवं वी आर का मान रखने पर, ठीक है विद्यार्थियों, मान रखते हैं, कहाँ रखेंगे हम, इस समीकरण में रखते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर मान रखते हैं तो कैसा समीकरण हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर मान रखेंगे तो यह इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा कि वी स्क्वायर बराबर यहाँ पर वी आर हमारे पास है आई आर, तो आई के स्क्वायर आर के स्क्वायर प्लस वी एल की जगह में हमने लिखा है आई एक्स एल, वी सी जब रखा है आई एक्स सी, अब पूरे का होल स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे विद्यार्थियों तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि यहाँ ये जो आई स्क्वायर है ये दोनों पद में कॉमन है, तो आई स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, इसको बड़ा क्वेश्चन को ले लेते हैं आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना है परिणामी वोल्टेज भी, तो परिणामी वोल्टेज भी निकालेंगे तो यहां से इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि v का वर्गमूल निकालेंगे तो v निकालेंगे तो आई स्क्वायर का आई हो जाएगा और ये पूरे का हो जाएगा रूट आर के स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हम जानते हैं कि प्रेरक प्रतिघात एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्स सी बराबर होता है ओमेगा सी। मतलब कहने का मतलब क्या है विद्यार्थियों, यहाँ लिख सकते हैं कि लेकिन एक्स एल ये होता है ओमेगा एल, इसको हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, इसके संबंध में और आपको अच्छी जानकारी प्राप्त करना हो तो आप मेरे पूर्व की जो वीडियो है उसको आप देखेंगे फिजिक्स गाइडलाइन में, तो आपको और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी प्रकार ठीक है, एक्स सी बराबर हम लिख सकते हैं 1/,
ओमेगा सी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। ये तो अब हम क्या करेंगे, इस XL और इस XC के मान को इस समीकरण में रख देते हैं। तो क्या होगा, V बराबर I अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस एक्स में ओमेगा रख दीजिए, एक्स 1/ओमेगा से दीजिए, पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। और ये जो समीकरण आ रहा है विद्यार्थियों, ये जो समीकरण है इसको हम देते हैं एक, और यही समीकरण एक जो है परिणामी विभवांतर या परिणामी वोल्टेज का समीकरण है ना सरल। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब इसी परिणामी वोल्टेज के आधार पर हम निकालेंगे LCR परिपथ की प्रतिबाधा, जिसको इम्पीडेंस कहते हैं। अब यहाँ प्रतिबाधा क्या है विद्यार्थियों, थोड़ी सी मैं बता दूं आपको कि जब किसी प्रत्यक्ष धारा परिपथ में ओमी प्रतिरोध R, संधारित्र C और परिपथ कुंडली L, इन तीनों में से कोई दो या दो से अधिक की उपस्थिति के कारण परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमको इस LCR परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है। तो प्रतिबाधा हम निकालेंगे समीकरण x से ही। समीकरण x कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम समीकरण x से प्रतिबाधा निकालते हैं, ठीक है, प्रतिबाधा निकालते हैं तो हमें क्या होगा, प्राप्त होगा समीकरण, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर दूसरा हम पॉइंट ले रहे हैं, वो है प्रतिबाधा, ठीक है। और प्रतिबाधा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ये तो यहाँ पर प्रतिबाधा निकालने के लिए विद्यार्थियों हम समीकरण एक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक कैसा है हमारे पास, V बराबर I रूट R का स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो हम इस समीकरण को ओम के नियम के अनुसार लाना चाहते हैं। तो यदि समीकरण को हम इस प्रकार से ओम के नियम से लाएं तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि V/I बराबर अंडर रूट R का स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है। आप बस बिल्कुल ध्यान से देखिए शुरू से अंत तक, वीडियो को बिल्कुल बीच में आप इसकी मत करिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और नोट्स तो मैं आपको इस वीडियो के अंत में जैसे पढ़ा उसके नोट्स से भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, देखिए अब ये जो समीकरण विद्यार्थियों, यह समीकरण ओम के नियम, इस ओम के नियम क्या होता है, यह समीकरण ओम के नियम V/I बराबर R के अनुरूप है, उसके समान है। कैसे, यहाँ पर V की जगह में V है, I की जगह में I है, लेकिन इस प्रतिरोध R के स्थान पर क्या आ गया है, अंडर रूट R के स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर आ गया है। तो ये जो प्रतिरोध स्थान पर जो अंडर रूट के अंदर जो राशियां आई है, यही वास्तव में इस परिपथ की प्रतिबाधा को व्यक्त करता है। कहने का मतलब क्या है विद्यार्थियों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यदि उपरोक्त समीकरण को ओम के नियम V/I बराबर R से तुलना करें तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर इस LCR परिपथ की प्रभावी प्रतिरोध को व्यक्त करता है, जिसे हम LCR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। अतः इस LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः प्रतिबाधा Z बराबर, अतः प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट R का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये, और इसको हम देंगे विद्यार्थियों समीकरण नंबर 2। तो ये जो समीकरण 2 है, ये वास्तव में LCR परिपथ की प्रतिबाधा को व्यक्त करता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान या शिखर मान क्या होगा, उसे हम लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट विद्यार्थियों, वो है धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ करंट जिसको बोलते हैं, या अधिकतम मान बोलते हैं। तो धारा का शिखर मान क्या होगा, ये समीकरण जो है, अब हम 1 और 2 निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे धारा का शिखर मान, ठीक है।
तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है विद्यार्थियों, धारा का शिखर मान, जिसको आयाम भी कहते हैं, धारा का शिखर मान। और धारा शिखर मान को हम किससे व्यक्त करते हैं, I0 से। तो मान लेते हैं विद्यार्थियों कि इस LCR परिपथ में प्रवाहित धारा I का अगर शिखर मान I0 हो, तो हम जानते हैं कि ओम के नियम से आपने पढ़ा है कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। तो हम यहाँ पर I की जगह में I0 लिखेंगे, V की जगह में V0 लिखेंगे, और R यहाँ पर प्रतिरोध है, तो इस पूरे परिपथ के लिए प्रतिरोध के स्थान पर क्या आ गया है, प्रतिबाधा आया है। तो हम इस R के स्थान पर प्रतिबाधा Z लिखेंगे, मतलब इस R के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिबाधा Z। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों, ये I = V0/Z इस परिपथ में प्रवाहित धारा I का अधिकतम मान या शिखर मान को प्रदर्शित करता है। अब बहुत सिंपल, अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 से इस Z के मान को यहाँ रख देंगे, तो हमको प्रतिबाधा प्राप्त हो जाएगा। जैसे क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर कि समीकरण 2 से Z बराबर √R² ब्रैकेट में ω/L - 1/ω/c के होल स्क्वायर को रखने पर रखेंगे, तो हमें प्रतिबाधा क्या प्राप्त होगा, I0 = V0 बटे √R² ब्रैकेट में ω/L - 1/ω/c का होल स्क्वायर। और ये आपको जो समीकरण मिला है, ये समीकरण क्या है, ये प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को व्यक्त करता है LCR परिपथ के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये तो हो जाता है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा के शिखर मान का समीकरण है। अब चूंकि इस परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच में कला में अंतर यानी कलांतर होता है, तो उस कलांतर का समीकरण क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों, अगला जो चौथा पॉइंट हमारा रहेगा वो है कलांतर फेज डिफरेंस पर। ठीक है, तो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है कलांतर। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको आपको बिल्कुल इस आश्वस्त करता हूं कि वीडियो के यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत अच्छे से नोट्स आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा। इसमें वीडियो को बहुत ही ध्यान से धैर्यपूर्वक देखेंगे आप लोग। तो कलांतर क्या होगा, अब देखिए इस कला आरेख पे ध्यान दें। माना कि इस परिणामी वोल्टेज V और धारा I के बीच कलांतर फाई हो, तो हम विद्यार्थियों पर tan फाई का प्रयोग करेंगे। यदि परिणामी वोल्टेज V और धारा I के बीच में कलांतर फाई हो, तो हम यहाँ पर tan फाई का प्रयोग करेंगे। और हम जानते हैं tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो इस फाई के लंब क्या होगा, VL - VC, क्योंकि हमने सामने की भुजा बराबर है। अगर ये वाली भुजा VL - V से व्यक्त करता है, तो ये भुजा VL - V से व्यक्त करेगा। तो लंब बटे आधार से इस फाई का लंब क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कला आरेख से स्पष्ट है कि VL - VC, और आधार क्या हो जाएगा, VR। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पढ़ा है कि VL VC का मान क्या होता है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि tan फाई बराबर VL की जगह लिखेंगे IXL, VC में लिखेंगे IXC, और VR की जगह लिखेंगे IR। इसमें से हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, I को कॉमन लेकर इस I से कैंसिल कर देते हैं। कैसे कैंसिल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं tan फाई, I कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा XL - XC, यहाँ बचेगा IR, I से I को कैंसिल कर देते हैं। तो जब I से I कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचता है, उसको मैं ले रहा हूँ, ध्यान देंगे। और जो बचेगा वही LCR परिपथ के लिए प्राइम वोल्टेज V और धारा I के बीच का अंतर होगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है विद्यार्थी, यहाँ पर जिसको हम लिख सकते हैं tan फाई XL, क्या बचा है, XL - XC/R। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फाई निकालते हैं, यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं या tan फाई XL को लिख सकते हैं ω/L, X लिख सकते हैं 1/ω/C/R। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमको यहाँ से फाई निकालना है, तो यहाँ पर फाई निकालेंगे, हमको कलांतर निकालना है। तो कलांतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकलेगा
फाई बराबर tan का इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। यस, और ये जो समीकरण है जिसको हम समीकरण 4 देंगे, ये परिणामी वोल्टेज V और धारा I के बीच कलांतर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अगर देखिए क्या है, अगर किसी परिपथ में अगर ओमी प्रतिरोध R लगा हो तो उसमें प्रवाहित धारा या उसमें प्रवाहित धारा का क्षय होने लगता है, तो स्वाभाविक है उसमें शक्ति व्यय होगी। उसमें कितनी शक्ति व्यय होगी, जिसको हम औसत शक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो इस परिपथ में औसत शक्ति व्यय क्या होगी उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो हमारा जो पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों, वो है औसत शक्ति व्यय। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है वो है औसत शक्ति व्यय। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवा पॉइंट हम लोग लेते हैं औसत शक्ति व्यय। औसत शक्ति व्यय, क्योंकि परीक्षा में एक साथ इतने सारे पॉइंट नहीं पूछते, इसमें से कोई 3-4 पॉइंट पूछते हैं, तो इसमें औसत शक्ति व्यय का जो समीकरण है वो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस LCR परिपथ के अंदर उसको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर औसत व्यय क्या है, तो मान लेते हैं इस LCR परिपथ में व्यय होने वाली शक्ति या इस परिपथ में औसत व्यय अगर PAB हो, कैसे लिखेंगे हम, PAB यानी ऐसा PAB, ये भी छोटा यानी कि एवरेज पावर। तो औसत का व्यय का सूत्र होता है विद्यार्थियों, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, VRMS इंटू IRMS इंटू R अपॉन जेड, जहां VRMS रूट मीन स्क्वायर, इसको बोलते हैं विद्यार्थियों वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान, इसको बोलते हैं धारा का वर्ग माध्य मूलमान, और जेड तो जानते हैं प्रतिबाधा। ये सूत्र है, आपको थोड़ा सूत्र को याद रखना पड़ेगा। इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को, तो आपको सारे वीडियो बहुत स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर का आपको मिलेगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, देखिए इसके बाद हम लिख सकते हैं इसी को, लेकिन ओम के नियम से, देखिए लेकिन ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम क्या है कि ओम के नियम से हम लिख सकते हैं IRMS बराबर VRMS अपॉन जेड। ठीक है, जैसे ओम के नियम क्या होता है, जैसे कि ओम के नियम होता है I इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो यहाँ पर I की जगह में IRMS, V की जगह VRMS, और चूंकि इस परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको हम प्रतिरोध ना बोल के प्रतिबाधा बोलते हैं, जिसको हम जेड से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर हम R की जगह में जेड का प्रयोग किए हैं। इसीलिए हमने थोड़ा मैं साइड में लिख दिया हूं ताकि कहां से आए को समझ में आ जाए। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम क्या करते हैं, इस IRMS के मान को यहां पर रख देते हैं। रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अतः औसत शक्ति व्यय, देखिए अतः औसत शक्ति व्यय क्या हो जाएगा, औसत शक्ति व्यय, तो PAV बराबर VRMS अपॉन, पहले से यहां देखिए VRMS है, इनटू IRMS की जगह में हम लिखेंगे VRMS अपॉन जेड इंटू R अपॉन जेड, इस तरह से। ठीक है, इसको आप आपस में गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो हमको औसत शक्ति व्यय का सूत्र क्या मिलेगा, PAV बराबर V स्क्वायर RMS इंटू कैपिटल R अपॉन जेड का स्क्वायर। ठीक है, जेड क्या है, प्रतिबाधा। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, जो समीकरण दो में जो जेड का मान आया था उस जेड के मान को यहाँ पर रखेंगे। क्या था जेड का मान, तो लिखेंगे कि इस समीकरण में जेड बराबर अंडर रूट आर के स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी के होल स्क्वायर के मान को रखते हैं, कि मान को रखने पर, ठीक है, यहां आप रखेंगे तो क्या आएगा, इस प्रकार से जाएगा, PAV बराबर V स्क्वायर RMS इंटू कैपिटल R। देखिए यहाँ पर जेड की स्क्वायर है, तो अगर आप जेड स्क्वायर है यहाँ पर, तो इस स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या मिलेगा, R का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर,
और ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है विद्यार्थियों, ये जो समीकरण है जिसको हम 5 देंगे, यही एलसीआर परिपथ के औसत शक्ति व्यय का समीकरण है। ठीक है, तो औसत शक्ति व्यय का समीकरण ध्यान रखेंगे। अब एक चीज प्रश्न यहाँ पर और उठता है विद्यार्थियों कि इस परिपथ में प्रेरकत्व L लगा है, संधारित्र C लगा है, तो स्वाभाविक है कि इस परिपथ में अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पर अनुनाद क्या होता है, एलसीआर परिपथ में अनुनाद का सूत्र कैसे होगा, अनुनाद किसे कहेंगे? तो हम लोग नेक्स्ट लेते हैं अनुनाद की स्थिति। ठीक है, हमारा जो छठवां पॉइंट विद्यार्थियों वो है अनुनाद की स्थिति। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे समझ लेते हैं, बस वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अनुनाद, रेजोनेंस। ठीक है, तो हमारा जो छठवां पॉइंट है वो है अनुनाद की स्थिति। ठीक है, तो देखिए अनुनाद की स्थिति हम कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए इस परिपथ में प्रेरकत्व L भी लगा है, संधारित्र C भी लगा हुआ है। तो यदि किसी परिपथ में या किसी प्रतिधारा परिपथ में प्रेरकत्व L एवं संधारित्र C लगा हो, तो इस प्रेरकत्व L में उत्पन्न जो प्रेरण प्रतिघात है XL और जो धात्विक प्रतिघात XC है वो आपस में बराबर होते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे कि किसी एलसीआर परिपथ में प्रेरकत्व L के सिरों पर उत्पन्न प्रेरण प्रतिघात XL और संधारित्र C के सिरों पर उत्पन्न धात्विक प्रतिघात XC आपस में बराबर होते हैं, या इसी को लिख सकते हैं ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C, क्योंकि XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ये आपस में बराबर होते हैं। अगर ये आपस में बराबर होंगे तो इस एलसीआर परिपथ में जो उत्पन्न प्रतिबाधा है, जो समीकरण 2 है, अतः प्रतिबाधा, अब प्रतिबाधा स्वाभाविक है क्या हो जाए, कुछ कम होगा, अतः प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C के होल स्क्वायर में आप ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C रख दे। यहाँ पर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Z बराबर अंडर रूट R के स्क्वायर 1/ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या बचेगा विद्यार्थियों, यहाँ पर रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस 0, ये 0 हो जाएगा, या Z बराबर कैपिटल R, ये हो जाएगा न्यूनतम। देखिए यहाँ पर न्यूनतम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इस एलसीआर परिपथ में दो प्रतिघात आपस में कट गए, दो प्रतिरोध कट गए। अब स्वाभाविक 3 प्रतिरोध में अगर 2 प्रतिरोध कम हो जाएंगे तो प्रतिबाधा के मान तो कम होंगे, अर्थात प्रतिबाधा Z का मान क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। तो जब प्रतिबाधा Z का मान न्यूनतम हो जाएगा तो इस परिपथ में जो प्रवाहित धारा जो होगी वो क्या होगी, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा का शिखर मान I0 इक्वल क्या होता है, V0/Z। ठीक है, I0 इक्वल टू V0/Z में यदि Z की जगह में आप R रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, I0 V0/Z में Z बराबर R रखें तो, ठीक है, अगर R रखेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ये हो जाएगा I0 इक्वल टू V0/R, क्योंकि R यहाँ पर न्यूनतम है, और जब R न्यूनतम है तो धारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकतम। ठीक है, और इस स्थिति को हम कहते हैं अनुनाद की स्थिति। क्या कहते हैं इसको, इस स्थिति को विद्यार्थियों हम कहते हैं, इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुनाद की परिभाषा हम कैसे देंगे, बिल्कुल सिंपल परिभाषा, ध्यान दीजिएगा कि जब किसी एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो जाता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो जाता है, तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। और इसमें प्रवाहित धारा को अनुनादी धारा कहते हैं, और अनुनादी धारा की आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति भी कहते हैं। तो जो ये अनुनाद की जो घटना है, ये अनुनाद की जो परिभाषा है विद्यार्थियों बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर अनुनाद
की स्थिति में जो धारा की जो आवृत्ति होगी उसको कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति का सूत्र क्या होगा, ये हमको निकालना है, जो हमारा सातवां पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेते हैं विद्यार्थियों, वो है अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। देखिए, अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। ठीक है विद्यार्थियों, तो अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक कैसे निकालेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि एलसीआर परिपथ में प्रेरण प्रतिघात और धात्विक तो आपस में बराबर होते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो जब एलसीआर परिपथ में या अनुनाद की स्थिति में हम जानते हैं कि प्रेरण प्रतिघात और धात्विक प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि XL बराबर XC, या इसी को हम लिख सकते हैं ओमेगा L बराबर 1/ωc। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ओमेगा को इस प्रकार, एक ओमेगा से ओमेगा गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और एल को हम यहाँ पे ले आते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, या यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। ठीक है, या इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या ओमेगा बराबर 1/√LC, उसका वर्गमूल ले लेते हैं। लेकिन देखिए, हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है कि यहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, और कोणीय आवृत्ति ओमेगा को लिखते हैं हम 2πν। मतलब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों, या यहाँ पर लिखेंगे 2πν बराबर 1/√LC। यहाँ से न्यू निकाल, न्यू चूंकि आवृत्ति है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2π√LC। ये समीकरण नंबर 7 देंगे, और यहाँ पर साइड में साइड लिख सकते हैं आप, चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2πν। और ये जो समीकरण 7 है, यही किसी एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को बहुत शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। अब जितने हमने टॉपिक पढ़ाया है, मैं उसके नोट्स आपको बता रहा हूँ, आप उस नोट्स को भी देख करके बहुत अच्छे से उसका नोट्स आप तैयार कर। विद्यार्थियों, आपको जो मैं एलसीआर परिपथ संबंधी जितने भी बिंदुवार जो टॉपिक बताया हूँ, उसे आप इस नोट्स में देख करके आप बाकायदा बहुत अच्छे से नोट्स आप तैयार कर लेंगे। वैसे हमारा प्रयास ये रहता है विद्यार्थियों कि आपको हम बहुत अच्छे से समझाएं भी, और उसके नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दें, तो आपको जिससे आपको बहुत अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में आपको जो बातें बताई जाती है, उसी सरल शब्दों में आपको नोट्स उपलब्ध हो सके। तो ये नोट्स आप ध्यान रखेंगे। तो विद्यार्थियों, जो एलसीआर परिपथ से संबंधित जो परिणामी वोल्टेज और उससे संबंधित जितनी भी बातें, जैसे प्रतिबाधा, धारा का शिखर मान हम कैसे निकालते हैं, उसे आप इस नोट्स में देखें। देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। धारा का शिखर मान कैसे निकालते हैं वो भी आप इस नोट्स में देखेंगे, तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। धारा के शिखर मान के पश्चात एलसीआर परिपथ के कलांतर कैसे निकालेंगे, आप इस नोट्स में देखें। कलांतर के बाद एलसीआर परिपथ की औसत शक्ति व्यय का जो समीकरण है वो कैसे निकालते हैं, उसको भी आप इस नोट्स में आप देखेंगे। नोट्स में देखने के पश्चात आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि एलसीआर परिपथ के औसत स्थिति व्यय क्या होते हैं। अब इसके बाद इस परिपथ के अनुनाद की स्थिति और अनादि आवृत्ति का व्यंजक कैसे निकालते हैं, इस नोट्स में देखिए। तो इस एलसीआर परिपथ के अनुनाद की स्थिति क्या होता है और अनुनाद की हम परिभाषा कैसे देंगे, आप इसमें नोट्स में देखेंगे। तो नोट्स में आपको अनुनाद की परिभाषा भी यहाँ पर लिखा गया है। साथ साथ इस एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक क्या होंगे, उसका भी आपको यहाँ पर समीकरण दिखाया गया है। आप देख करके अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक भी आप नोट कर सकते हैं। तो विद्यार्थी, इस नोट्स को भी आप शुरू से अंत तक अवश्य देख लीजिएगा और बहुत अच्छे से नोट्स आप
अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने नोट्स देख लिए हैं और इस नोट्स को देख करके बहुत अच्छे से आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये टॉपिक जो है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपकी वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।